नमस्कार, सुप्रभात। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का इंस्पिरेशन स्टडी सर्कल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान। तो उसी क्रम में मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम आगे बढ़ते हुए इस श्रृंखला में जो मेन लेक्चर है, आपका पहला लेक्चर, वो आज से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का। तो आप लोग आज की डेट डाल देंगे अपनी नोटबुक में। 5 मई है आज, और आज से आपकी प्रॉपर बिगनिंग हो रही है इसकी। 5 मई, 5 मई। और सब्जेक्ट है आपका पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। जैसे हमने भारत की अर्थव्यवस्था पढ़ी, अब हम भारत का संविधान एवं भारत की राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। तो जो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं, उसमें पहला टॉपिक जो है, पहला जो हमारा विषय है, वो है भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हेडिंग डालिएगा, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से क्या मतलब है हमारा? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम पढ़ेंगे संविधान का। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये हम स्टडी करेंगे। नोट कर दीजिए पहले हेडिंग, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हमें क्या समझना है? देखो, इससे एक आध प्रश्न बन जाता है, खासकर राज्य के स्तर की परीक्षाओं में। यूपीएससी में तो इससे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, बट हाँ, कभी कभी इंपॉर्टेंट कमिटीज से क्वेश्चन आ जाता है या सोर्सेज से क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको समझना तो सारी चीजें हैं। पहला टॉपिक है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ये वो विषय है, ये वो टॉपिक है जिसका सीधा सीधा संबंध भारत के इतिहास से है, हिस्ट्री से है। और हिस्ट्री में आपने जो भी विषय पढ़े हैं, जो भी विषय से मतलब क्या है, जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं, उससे आप सीधा इनको रिलेट कर सकते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, क्योंकि हम जानते हैं जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, वो बड़े स्तर पर ब्रिटिश राज व्यवस्था और ब्रिटिश संविधान से प्रभावित है। आज जो भारत की राज व्यवस्था है, जो कि भारत के संविधान के तहत संचालित होती है, वो पूरा का पूरा संविधान ब्रिटिश शासन प्रणाली से बड़े स्तर पर प्रभावित है। और लगभग वो उसी की एक कॉपी है। उसमें हमने अपनी आवश्यकता अनुसार कुछ परिवर्तन किया है। जो हमारी जरूरतें थी, जो भारत का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है, जो भारत का राजनीतिक वातावरण है, जो भारत की राजनीतिक जरूरतें हैं या भारत का राजनीतिक माहौल है, उसके अनुरूप हमने उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया। लेकिन जो हमें हमारी आज की राजनीतिक प्रणाली है, वो पूरी की पूरी मॉडल किसका है? कॉपी, ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का। तो हम जानते हैं जो आज की राज व्यवस्था है, इसमें सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है ब्रिटिश शासन का, क्योंकि हम लंबे समय तक ब्रिटिश शासन के अंडर रहे हैं, ब्रिटिश रूल के अंडर रहे हैं। इससे पहले हम जानते हैं भारत में केंद्रीय सत्ता के रूप में जो थे, वो थी मुगल शासन। कौन था? मुगल शासन। आप सभी जानते हैं कि भारत में मुगलों का शासन 1526 में शुरू हो गया था। और अगर मुगलों के शासन को हम आज की राजनीतिक प्रणालियों में अगर तुलनात्मक रूप से देखें, तो हम किस में रखेंगे इसको? इसे बोलते हैं मोनार्की, राजशाही, जहां एक शासक वर्ग होता है, राजा होता है, यानी जो शासक, जो बादशाह होता था उस समय, और उसके अंडर सब लोग काम करते हैं। तो 1526 में मुगल प्रशासन की या मुगल शासन की शुरुआत होती है। और ये शासन लगातार, आप देखते हैं, लगातार चलता रहता है। कब तक? 1858 तक। 1858 में ऑफिशियली मुगल प्रशासन या मुगल शासन की समाप्ति होती है। लेकिन वास्तविक तौर पर ये कमजोर कब हो गया था? ये 1707 के बाद धीरे 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 कमजोर होने लगा। नाम मात्र के लिए चला। कब तक? 1858। 1858 में आप जानते हैं भारत में उस समय गवर्नर जनरल का शासन होता था। मुगल शासक भी होते थे। आखिरी मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर।
लेकिन वास्तविक तौर पर उनके हाथ में कोई पावर नहीं होती थी। इस समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काफी ज्यादा पावरफुल हो गई थी। और 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में 1858 में हम देखते हैं कि भारत में सीधा कंट्रोल किसने कर लिया? ब्रिटिश ताज ने, ब्रिटिश क्राउन ने। तो ये बात आप सभी जानते हैं। तो यहां पर हम क्या समझ रहे हैं कि भारत के संविधान को जो हम आज जिस रूप में देखते हैं, इसका इतिहास कहां से जुड़ा है? तो आपको ध्यान रखना है, इसका सीधा सीधा इतिहास भारत में ब्रिटिश शासन से जुड़ा है। और हम जानते हैं कि एक कंपनी जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आपने हिस्ट्री में पढ़ी है, जो भारत में ट्रेड के पर्पज से आई, जो भारत में व्यापार के उद्देश्य से आई, लेकिन धीरे 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 ये भारत में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो गई। भाई ईस्ट इंडिया कंपनी किस रूप में आई थी भारत में? व्यापार करने, ट्रेड करने। लेकिन ये भारत में किस रूप में स्थापित हो गई? आगे शासक वर्ग बन गई, एक प्रकार की शासन व्यवस्था इसने स्थापित कर दी। और अपने आप में इसने भारत के संसाधनों का बड़े स्तर पर दोहन किया, उपयोग किया, या बोलो उपयोग तो हम क्या बोले, दुरुपयोग किया, अपने हित में इन्होंने उपयोग किया। तो ये जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके शासन को आपने ये सब हिस्ट्री में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हिस्ट्री का पार्ट रिलेट हो रहा है तो आपको ध्यान रखना है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगर हम टोटल तौर पर देखें तो एक दौर रहा सन 1600 से, जब ये कंपनी बनी थी, जब इसको चार्टर मिला था। कितने साल का चार्टर मिला था बेटा? आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। शुरुआत में इस कंपनी को भारत और पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए कितने साल का चार्टर मिला था? सन 1600 में, जो एलिजाबेथ वन ने दिया था, एलिजाबेथ प्रथम। 20 साल का नहीं, 15 साल का। शुरुआत में कितने साल का चार्टर मिला था? 15 साल का, सन 1600 में। याद रखना है ये हिस्ट्री में। और 1600 में भारत में बादशाह कौन था? भारत में मुगल शासन चल रहा था। 1600 में कौन था भारत में रूलर? हाँ, उस समय थे अकबर। 1600 में कौन थे? अकबर। 1605 में अकबर की मौत होती है। तो 1600 में जब कंपनी बनी थी तो उस समय भारत में मुगल बादशाह कौन था? अकबर। और ब्रिटेन में महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। माने हम ये बोल सकते हैं कि एलिजाबेथ प्रथम अकबर की, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर की समकालीन थी, कंटेम्पररी थी। माने जिस समय भारत का राजा अकबर था उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? और उसी साल ये कंपनी, इसको चार्टर मिलता है सन 1600। तो एक दौर इसका चला कंपनी का 1600 से लेकर, जब ये कंपनी इस रूप में काम कर रही है, तो 1600 से लेकर 1757, 1757। दूसरा दौर इसका शुरू हुआ 1757 से 1858। और तीसरे दौर पे हम इसको रख देंगे 1858 से 1947। पर पूरे ब्रिटिश शासन को इस रूप में बांट सकता हूं मैं? तो भाई हम जानते हैं जब ये कंपनी आई 1600 में, 1600 से लेकर और 1757 तक, यानी कि लगभग 157 साल, उस समय कंपनी केवल कंपनी थी। इसकी कोई शुरुआत में राजनीतिक मंशा नहीं थी और ये व्यापार के उद्देश्य से आई थी, बड़े स्तर पर भारत में लाभ कमा रही थी। लेकिन धीरे 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 इस दौर में भारत में राजनीतिक परिदृश्य बदलता गया। अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब जैसे बादशाह हुए। और 1707 में, 1707 इसी के बीच में आएगा नहीं आएगा, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती। 3 मार्च 1707 औरंगजेब की मृत्यु हो गई। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में एक मुगल एम्पायर का डाउनफॉल, डिक्लाइन फेज स्टार्ट हुआ। और उसी का लाभ लेती गई ये कंपनी, क्योंकि भारत में केंद्रीय सत्ता कमजोर होती जा रही थी। और 1707 के देखो आप सीधा 50 साल बाद 1757 आता है। 1707 में 50 जोड़ेंगे तो हम क्या देखेंगे? 1757। माने दिमाग में बिठा लो कि औरंगजेब की मौत के 50 साल के बाद एक भयंकर युद्ध हुआ, एक निर्णायक युद्ध हुआ, जिसे हम बोलते हैं प्लासी का युद्ध। क्या बोलते हैं? प्लासी का युद्ध। और प्लासी के युद्ध को याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को बल दे देता है, उसको एक प्रकार से यहां पर संबल मिल जाता है कि हाँ भाई, हम यहाँ पे एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो सकते हैं। वो कौन सा युद्ध है? 1757 में हुआ प्लासी का युद्ध।
तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई इस दौर में 1600 से लेकर 1657 तक कंपनी केवल एक व्यापारिक कंपनी थी। उसके केवल व्यापारिक हित थे। कौन से हित थे? व्यापारिक हित। वो कोई राजनीतिक उद्देश्य से काम नहीं कर रही थी। हालांकि छुटपुट घटनाएं होती रहती थी कि उन्होंने बंगाल में कुछ कर दिया या गुजरात में कुछ कर दिया, और कुछ ट्रेड को लेकर, शिप के आने जाने को लेकर, टैक्सेस को लेकर दिक्कतें होती थी। लेकिन उस समय तक मुगल शासन बहुत मजबूत था और ये इनकी जम के धुनाई भी कर देते थे। कई बार मुगलों के समय पर, अलग अलग शासकों के समय पर कंपनी के कर्मचारियों की पिटाई भी हुई है। तो उस समय वो चुप बैठे रहते थे, उस समय वो ज्यादा हरकतें नहीं करते थे। लेकिन जब ये व्यवस्था हो गई 1707 में, जब औरंगजेब चला गया, तो औरंगजेब के जाने के बाद तो औरंगजेब ने तो अपने दुश्मन बहुत पाले हुए थे। औरंगजेब को आज भी आप देखते हो इतिहास में किस क्रूर शासक की रूप में देखा जाता है। उससे मराठे परेशान थे। शिवाजी आप जानते हैं, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, पूरा आपने अभी लगातार मूवीज आप देख रहे हैं कितने बड़े स्तर पर मराठा एम्पायर और मराठा शान की मूवी बन रही है। तो शिवाजी के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे, उधर सिखों के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे, जाटों के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे, राजपूतों के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे। तो औरंगजेब ने सबके साथ तो बिगाड़ ली थी। तो उसके मरने के बाद धीरे 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 केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई, और उसका लाभ भारत की राजनीतिक, जो जो भारत की इंडियन, जिनको हम बोले पॉलिटिकल पावर है, वो उतना उठा पाती, बजाय उसके किसने उठाया वो लाभ? यूरोपीय शक्तियों ने। और यूरोपीय शक्तियों में भी किसने? किसने? ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने। तो इस दौर तक हम देखते हैं 1757 तक, तो शुरुआत में वो एक पहले कमर्शियल पावर और धीरे धीरे पॉलिटिकल पावर के रूप में इमर्ज हुए। लेकिन 1757 में इन्होंने बंगाल के बादशाह, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया युद्ध में। और ये बहुत बड़ी बात थी कि एक कंपनी, मान लो व्यापार करने आई कोई कंपनी, ऐसे समझो ना, इसको दिमाग लगाओ कि मान लो कल के दिन ब्रिटेन की कोई कंपनी आई जैसे वोडाफोन, और वोडाफोन कल के दिन यहाँ में मोदी की सत्ता को हटा दे और खुद का शासन कब्जा कर ले। तो ये तो वही वाली बात हो गई कि बाहर से कोई कंपनी व्यापार करने आई और उसने भारत में मुगलों की सत्ता ही साफ कर दी, भारत की राजनीतिक शक्ति को ही हरा दिया, और सीधा सीधा यहाँ पे अपना शासन क्या कर दिया? स्थापित। तो 1757 में आप जानते हैं प्लासी का युद्ध हुआ, और इस युद्ध के बाद कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ती गई। आप सभी जानते हैं, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि रॉबर्ट क्लाइव नाम का एक व्यक्ति था जो इस युद्ध का कमांडर था अंग्रेजों की तरफ से। और इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव को बोला जाता है भारत में अंग्रेजी शासक का जनक। भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। कौन सा युद्ध हुआ था इसने? प्लासी का युद्ध। कब हुआ था ये युद्ध? 23 जून 1757। कहां हुआ था? प्लासी, बंगाल। किसके बीच में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस नवाब सिराजुद्दौला। कौन हार गया इस युद्ध में? नवाब सिराजुद्दौला। कंपनी के कमांड में आ गया कौन? बंगाल का क्षेत्र। लेकिन इसके बाद एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध 1764 में। वो और भयंकर युद्ध था जिसमें तीन तीन बादशाहों को हरा दिया। और 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद कंपनी ने पूरी कमान अपने हाथ में ले ली। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, दीवानी राइट्स आ गए इनके पास। 1757 से लेकर जो कंपनी ने लूट मचाई ना, लूट, 100 साल तक, 1757 में 100 जोड़ो, 1857, माने 100 साल कंपनी ने भयंकर लूट मचाई। और जो उसने लूट मचानी स्टार्ट की, उसी लूट का परिणाम ये निकला कि 1857 की क्रांति हो गई। और क्रांति के तुरंत बाद 1858 से आप जानते हैं भारत में ये दौर, यहां पर भी कंपनी है। शुरुआत में कंपनी के व्यापारिक हित हैं, यहां पर कंपनी के व्यापारिक हित भी है प्लस राजनीतिक हित भी है, राजनीतिक उद्देश्य से भी काम कर रही थी। लेकिन 1858 में कंपनी की छुट्टी कर दी गई, कंपनी को खत्म कर दिया गया, और सीधा शासन भारत का किसने संभाल लिया? ब्रिटिश ताज ने। किसने संभाला? ब्रिटिश क्राउन। तो ये तीन रूप में आप पूरा का पूरा शासन देखते हैं। तो हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं, हमें यह ढूंढना है कि ये हिस्ट्री का पार्ट कैसे जुड़ता है पॉलिटिक्स के साथ। इस दौर में जब कंपनी एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो गई, सर अब आप बताइए कंपनी राजनीतिक शक्ति के रूप में कब स्थापित हुई भारत में? बताइए, आप बताइए। मैं पूछ रहा हूं राजनीतिक शक्ति के रूप में, आप बताइए कंपनी राजनीतिक शक्ति के रूप में कब स्थापित हुई? आप बताइए कंपनी राजनीतिक शक्ति के रूप में कब स्थापित हुई? बक्सर की। आप बताइए कंपनी राजनीतिक शक्ति, आप बताइए।
आप बताइए। ठीक, बिल्कुल। भाई शुरुआत में तो कंपनी एक व्यापारिक कंपनी है ना, उसको राजनीति से क्या लेना देना। माने कोई कंपनी बाहर की आई, अमेजॉन है यहाँ पे, फेसबुक है, उसको क्या मतलब, उसको अपना बिजनेस करना है। यहाँ पे कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, आम आदमी पार्टी की सरकार हो, तृणमूल कांग्रेस की सरकार हो, उसको इससे क्या मतलब। उसको तो केवल किससे मतलब है कि उसको बिजनेस होता रहे, उसको प्रॉफिट होता रहे। तो शुरुआत में कंपनी केवल एक क्या थी, व्यापारिक बॉडी, कमर्शियल बॉडी। ठीक। लेकिन 1757 से प्लासी का युद्ध जीतने के बाद वो राजनीति में दखल देने लगी। अब उसने मीर जाफर को नवाब, तो मीर जाफर को बनाया, ये नहीं कि कोई अंग्रेज को बना दिया नवाब, लेकिन पीछे से चला रही थी शासन खुद। नवाब तो भारतीय ही था, मीर जाफर, लेकिन उसको चला कौन रहा था, कंपनी चला रही थी, उसके रहमो करम पे। तो यहां से उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा शुरू हुई। तो ठीक है, 1858 नहीं बोलना, 1858 में तो कंपनी खत्म हो गई यहाँ पे। तो यहाँ से तो सीधा सीधा ब्रिटिश क्राउन माने ब्रिटिश ताज के हाथ में पावर आ गई। कंपनी राजनीतिक रूप में काम करने लगी 1757 से, और 1757 से 1858 तक ये पहला दौर है जब कंपनी का शासन है। कंपनी का शासन है राजनीतिक रूप में, और ये है ताज का शासन। इसे बोलते हैं कंपनी का शासन, हिस्ट्री में पढ़ाया होगा है। इसे बोलते हैं ताज का शासन। और यहां से जो पूरा शासन स्टार्ट हुआ, इस दौरान भारत में, क्योंकि अब कंपनी राजनीतिक रूप में स्थापित हो गई, अब जरूरत थी कि भारत में राजनीति कैसे चलाई जाए, भारत में किस रूप में राजनीतिक शक्ति को पहचान मिले। यहां से शुरुआत होती है कुछ कानूनों की, कुछ अधिनियमों की। यहीं से शुरुआत होती है कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स, रेगुलेशंस, रूल्स। समझ रहे हो, यानी कंपनी का शासन शुरू हो गया है। और कंपनी का शासन का पार्ट वन माने फर्स्ट फेज क्या है, 1757 से 1857 का दौर, 100 साल। अब कंपनी को चलाना है, तो कंपनी के धीरे धीरे पर भी कतरने शुरुआत होंगे। कंपनी कमर्शियल पावर है, बहुत सालों से है यहाँ पे। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस आया था। अब कंपनी को धीरे 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 कमर्शियल से ज्यादा पॉलिटिकल पावर बनाना है। भाई अगर आपके हाथ में राजनीति है तो व्यापार तो आपके हाथ में होगा। अगर आप किसी क्षेत्र की, आपने मान लीजिए कल के दिन ऑस्ट्रेलिया में कब्जा कर लिया, माने आपने वहां की राजनीति कब्जा ली, तो वहां के हीरे जवाहरात, सोना चांदी, यूरेनियम सब आपका तो हो गया। तो कमर्शियल से ज्यादा अब इंटरेस्ट कहां हो गया इनका, पॉलिटिकल। तो 1757 से 1857 में इन्होंने किस तरह से काम किया, यहां पर धीरे धीरे कंपनी के ऊपर अंग्रेजी हुकूमत ने, जो ब्रिटेन में बैठी हुई है, कंपनी के ऊपर, कंपनी है अंग्रेजी कंपनी, उसके ऊपर ब्रिटेन की हुकूमत इंग्लैंड से धीरे धीरे अपना कब्जा जमाने लगी। कब्जा। तो पहला इस संबंध में जो कानून लेके आया गया, वो लाया गया रेगुलेटिंग एक्ट। क्या लाया गया, रेगुलेटिंग एक्ट। यहीं से आपकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि शुरू थी। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम। क्या बोला सर मैंने, कंपनी भारत में अब शासन करने लगी है। ब्रिटेन को भी ये पता है कि वो शासन कर रही है, लेकिन दो तरफा डर है उसके मन में। पहला कि कंपनी को हमने व्यापार करने भेजा, मान लीजिए भारत की कंपनी है कोई, प्राइवेट कंपनी, रिलायंस, ये गई व्यापार करने अफ्रीका, तो भारत सरकार की परमिशन से गई, परमिशन है इसे भारत सरकार की कि आप व्यापार कीजिए। अफ्रीका की सरकार ने भी इसे परमिशन दी होगी तो हमारे देश में करो काम। भाई दोनों तरफ परमिशन चाहिए ना आपको। भारत की कंपनी को अगर भारत से बाहर काम करना है तो भारत सरकार की भी मंजूरी चाहिए, और जिस देश में काम करना है उस सरकार की भी मंजूरी चाहिए। लेकिन मान लीजिए ये जो कंपनी भारत की बाहर गई, मैंने एग्जाम्पल लिया रिलायंस, ये कल के दिन अफ्रीका के किसी देश की राजनीति में दखल देने लग जाए, वहां की शासन प्रणाली को नेस्तिनाबूद कर दे, और धीरे धीरे वहां अपना कब्जा कर दे, तो इससे डर किसको होगा, उस देश, यानी जिस देश में कब्जा किया, मान लो एक्स वाई जेड कोई देश है, वो सरकार परेशान हो जाएगी कि इन्होंने कब्जा कर दिया। लेकिन इससे डर हमें भी तो होगा, भारत सरकार को भी तो होगा, कि कल के दिन ये हमसे ज्यादा शक्तिशाली ना हो जाए। ये कंपनी तो वहां राजनीतिक इकाई बन गई, कल के दिन पता लगा वहां की पावर, वहां के संसाधनों का इस्तेमाल करके हमसे ही ज्यादा बहस करने लग जाए, या हमारे अस्तित्व के लिए खतरा हो जाए। इसीलिए ब्रिटेन की सरकार दो तरह से काम कर रही थी। उसको पता था कि कंपनी से हमें हित है, फायदा है। अभी भारत की कोई कंपनी विदेशों में काम कर रही है तो भारत सरकार को पैसा अच्छा खासा मिल रहा है, तो हमें क्या करना है, इस कंपनी को काम करने देना है, लेकिन इस कंपनी को ज्यादा उड़ने भी नहीं देना, क्योंकि ये ज्यादा उड़ेगी तो ये हम पे हावी हो जाएगी। तो धीरे धीरे इसके पर कतरने शुरू करे उन्होंने।
कंपनी को कंट्रोल करना शुरू किया। देखो ना उनके उद्देश्य क्या है। एक तो एक मन से तो खुश हैं कि कंपनी भारत को धीरे धीरे कब्जा आ रही है, खुश है ना, क्योंकि कंपनी ब्रिटेन की है। लेकिन डर भी रहे हैं कि कहीं इतनी पैसे वाली ना हो जाए, क्योंकि ब्रिटेन से ज्यादा पैसा भारत पे था, भारत उस समय बहुत बड़ी चीज था, कि इतनी ज्यादा पावरफुल ना हो जाए कि कल के दिन ब्रिटेन की सत्ता ही हिला दे। माने ये वही वाली बात हो गई कि हम चाहते हैं हमारा दोस्त खूब पढ़े खूब पढ़े, पर इतना भी ना पड़ जाए कि हमसे ज्यादा टॉपर आ जाए। वही वाली बात हो गई ना अब। तो कंपनी ब्रिटेन की है, लेकिन उस कंपनी को कंट्रोल भी करना है। तो कंट्रोल की शुरुआत कहां से शुरू होती है? रेगुलेटिंग है, नाम ही जिसका क्या है, रेगुलेटिंग। आजकल गर्मियां चल रही है, पंखा करते हैं ना, रेगुलेटर होता है। रात को ठंड लगती है, पंखा 2 पे कर दो, दिन में गर्मी होती है, पंखा 4 पे कर दिया, 5। रेगुलेट करना कि पंखा किस स्पीड पे चलेगा। कंपनी को रेगुलेट करना, कंपनी कैसे चलेगी, कौन ला रहा कानून? ब्रिटेन की पार्लियामेंट। पहला कानून का नाम क्या है? रेगुलेटिंग है। यानी कंपनी की राजनीतिक और व्यापारिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने जो पहला कानून पास किया उसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और ताज्जुब की बात है आगे चल के, ये हमारे जो संविधान है, जो हमारा संविधान आज दिखता है, उसकी रूपरेखा, उसकी पृष्ठभूमि यहां से शुरू हो रही। जबकि उस समय ऐसा कुछ पता था क्या? ये तो कंपनी को कंट्रोल करने के लिए लाया गया। धीरे धीरे ये कानून बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और आखिर में शक्ल लेते हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम का। और उसके बाद वही अधिनियम का 65% हिस्सा आज भारत के संविधान के रूप में आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहला कानून कौन सा आया? हाँ, तो यहां पर हम ध्यान देंगे। पहले पहला दौर है, फर्स्ट फेज है 1757 से लेके 1857 तक का दौर, एडी। अब यहां पर जो कानून आ रहे हैं मैं बता रहा हूं आपको एक एक करके। पहला कानून, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम। इसके बाद ये हिस्ट्री पढ़ाई किसने आपको, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई होगी? अभी मॉडर्न हिस्ट्री किसी ने नहीं पढ़ाई। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आपका एक कानून आता है, वैसे सेटलमेंट एक्ट, पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको कई लोग लिखाते भी नहीं है। 1781 प्लस, अब जो महत्वपूर्ण है, पिट्स इंडिया। मैंने अरबी इंग्लिश में लिख दिया, पिट्स इंडिया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1784। ठीक है। फिर आता है चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट। और ये हर एक्ट का मतलब होता है अधिनियम, कानून। ये हर कानून कंपनी की शक्तियों को धीरे धीरे नियंत्रित कर रहा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट नियंत्रित कर रही है। तो सबसे पहला चार्टर आता है 1793 में, फिर आता है 1813 में, फिर आता है 1833 में, और फिर आता है 1853 में। आखिरी चार्टर अधिनियम कब आया? 1853 में। इसके 4 साल बाद तो आप जानते हैं क्या हो गया था। हाँ, वेरी गुड, 1857 की क्रांति। और जैसी क्रांति हुई 1857 में, 1858 में कंपनी का बोरिया बिस्तरा समेट दिया गया। बोला गया कंपनी तेरे बस का भारत में शासन चलाना नहीं है, तेरी करतूतों की वजह से इतनी बड़ी बगावत हो गई है, सारा शासन जो है शासन सत्ता छिन जाएगी। कंपनी, तुझे अपना बोरिया बिस्तरा पैक करना है, बंद कर अपना। और जितना कंपनी ने यहाँ कमाया सब वो तो धीरे धीरे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने खुद ले लिया था। माने कंपनी ने जितनी भी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी सब चीजें यहाँ जो खरीदी थी, जो ली थी, जिन पे कब्जा किया था, वो सब ब्रिटिश पार्लियामेंट का था, संसद का था, ब्रिटेन की सरकार का था। और उसके तुरंत बाद अब यहाँ पर शुरुआत हो जाता है किसका शासन? ये पहला फेज अब हो गया ताज का शासन। अब कंपनी नहीं है, अब 1858 से लेके 1947 तक ताज का शासन। किसका शासन है? अब कंपनी हट गई, अब सीधा पावर है ब्रिटेन के हाथ में। तो अब कानून आया सबसे पहला, सुशासन अधिनियम, गुड गवर्नेंस एक्ट। और ये सारे अधिनियम आपके लक्ष्मीकांत में लिखे हुए हैं। ये हिस्ट्री में भी पढ़ लेते हैं कई लोग, पॉलिटी में भी पढ़ लेते हैं, जहां तुम्हारी इच्छा है। सुशासन अधिनियम 1858। देखो कितने बहरूपिये थे। 1858 का कानून आया, गुड गवर्नेंस, हम भारत में सुशासन लाएंगे। कौन बोल रहा है? अंग्रेज। 1858 में कानून आता है। फिर भारतीय परिषद अधिनियम,
1861, 1861 में कानून आता है। फिर 1892 में कानून आएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट। फिर 1909 में कानून आता है, जिसे आप बोलते हैं मार्ले मिंटो अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। फिर 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, जिसे आप बोलते हैं। और उसके बाद 1919 के बाद अब लगातार आप देख रहे हो बड़ी प्रक्रिया चलेगी, जो हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। साइमन कमीशन की स्थापना, नेहरू रिपोर्ट, गोलमेज सम्मेलन, तमाम चीजें होंगी। और उनका परिणाम निकलता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। और इसी के साथ पूरा का पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के दौरान जो कानून आए उनकी श्रृंखला हो जाती है पूरी। तो देखिए कितने सारे कानून आए, इतने सालों में जो चीजें आई वो तो तब की परिस्थितियों के अनुरूप आई, लेकिन आगे चल के यही हमारे संविधान का रूप लेती हैं। तो 1773, 1781, 1793, 1813, 1833, 1853, 1858, 1861, 1892, 1909, 1919 और 1935, इस दौरान जितने भी कानून आए वो कानून आगे चल के भारत का जो आज का संविधान है, जो आज का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी पृष्ठभूमि, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसका काम करते हैं। तो ये सारे एयर आपको पता होने चाहिए पहले तो क्या क्या है, दो भाग में, दो इनके हिस्से कर देने हैं। एक तो जो कंपनी के समय में आए, और एक जब सीधा ब्रिटिश शासन आ गया तब आए कानून। ठीक है, यहां तक एक बार सभी लोग रिवाइज कर लीजिए अपने दिमाग में पूरी बातें जितनी बताई मैंने शुरू से। किसी को कोई प्रश्न होगा वो भी पूछ सकता है। 1858 का इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम। भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, माने हिस्ट्री पता होनी चाहिए इसको पढ़ने के लिए। एक ये है, और एक ये मैंने आपको समझाया, और ये मैंने आपको बता दिया था कंपनी के व्यापारिक हित क्या है। सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। ईयर याद हो बेटा, साल याद रखने। 1773 से शुरुआत हो रही है, और 1935 में सबसे बड़ा कानून आता है उस समय का। क्लियर हो गए यहां तक? ऑफलाइन ऑनलाइन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अनीता जी, डॉली गिल, पायल जी, सृष्टि, शिल्पी, जी सर। सबको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई? जी। जी सर। ठीक है बेटे। तो यहाँ पर हमने ये देखा। अब इसके अलावा दो बातें आपको और ध्यान रखनी है, उसके लिए अलग से कॉलम बनाएंगे। और जब हिस्ट्री में टीचर पढ़ा रहे होंगे, जो भी हिस्ट्री पढ़ाएंगे, उस समय उनको ध्यान से समझना है। पहली बात, पहली बात ध्यान से देखना, ये जो 1935 का अधिनियम आया, ये ऐसे ही नहीं आ गया, इसके लिए बड़े प्रयास हुए। सबसे महत्वपूर्ण बात है, 1927 में कुछ महत्वपूर्ण हुआ, 1928 में और भी महत्वपूर्ण हुआ। 1927 में बच्चों एक चीज ध्यान रखनी है आपको, एक आयोग बना जिसको हम बोलते हैं इंडियन स्टेचुरी कमीशन। क्या बोलते हैं? इंडियन स्टेचुरी कमीशन।
कौन सा आयोग बना? इंडियन स्टैच्यूटरी कमीशन। बच्चों ये आयोग बना नवंबर में, नवंबर 1927 में। और करीबन 10 साल पहले यानी 1919 में जो कानून आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, पीछे बताया ना मैंने 1919 में कानून आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये आयोग ना उस कानून की समीक्षा करने आया था। भारतीय लोग बात कर रहे थे कि हमें प्रशासन में और जगह मिले, हमारे देश में संवैधानिक सुधार हो, उसको जांचने आया था। इस कानून को, इस आयोग को माफ कीजिएगा, आप इस नाम से नहीं जानते, लेकिन कक्षा 10 में आपने इसको पढ़ा है साइमन कमीशन के नाम से। साइमन आयोग। बच्चों आपने साइमन आयोग तो पढ़ा होगा ना, कक्षा 10 तो सबने पास करी है। साइमन आयोग, तो साइमन आयोग का गठन होता है बच्चों 1927 में नवंबर के महीने में, लंदन में, इंग्लैंड। और फरवरी में ये भारत आता है, फरवरी 1928 में, फरवरी 1928 में इट अराइव्ड एट बॉम्बे, यह भारत, यानी भारत में कहा, बॉम्बे आता है। और साइमन आयोग के सारे सदस्य क्योंकि गोरे थे, अंग्रेज थे, इसलिए इसे श्वेत आयोग भी कहते हैं। पूर्ण श्वेत आयोग, ऑल व्हाइट कमीशन, क्योंकि अंग्रेजों का रंग श्वेत रंग कहा जाता है, गोरा रंग, गौर वर्ण के हैं, इसीलिए इस आयोग को कहा जाता है क्या? श्वेत आयोग। आप बच्चे ये भी जानते हो कि इस आयोग का भारत में जबरदस्त विरोध हुआ। साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगते थे, साइमन गो बैक, जगह जगह इसका विरोध हुआ। और इसी क्रम में जब इसका विरोध हुआ तो ब्रिटेन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे, भारत सचिव, उन्होंने भारतीयों को बोला कि एक तो तुम भारतीय ये बोलते हो कि हमें संवैधानिक सुधार चाहिए, हमें प्रशासन में जगह चाहिए, दूसरी तरफ हम तुम्हारे लिए कोई आयोग भेजते हैं, हम तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, पूरी टीम भेज रहे हैं इंग्लैंड से, पूरे के पूरे लोग इंग्लैंड से आए, तुम उनका विरोध कर रहे हो, तुम उनको बात ही नहीं करने दे रहे हो, काम ही नहीं करने दे रहे हो, जगह जगह जहां वो जा रहे हो तुम उनका विरोध कर रहे हो, तो तुम ये क्या ड्रामा करते हो? वो हमें बोल रहे हैं, कौन? लॉर्ड बर्किनहेड हमें बोल रहे हैं कि तुम खुद तो बोलते हो कि हमें संवैधानिक सुधार चाहिए, तुम खुद तो बोलते हो हमें जगह चाहिए प्रशासन में, अंग्रेजी शासन में, लेकिन तुम्हारे लिए हम कोई रिफॉर्म करने का आयोग बनाते हैं जो आएगा, स्टडी करेगा, एक कमीशन बनाए, तुम उसका विरोध करते हो। तो हम बोलते हैं ठीक है आप हमारे लिए काम कर रहे हो, लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हारे सारे सदस्य तो इसमें अंग्रेज हैं, तुम हमारे लिए सुधार की बात कर रहे हो, हम बोल रहे हैं अब तुम हमारे रिफॉर्म की बात कर रहे हो, लेकिन हमारा तो कोई बंदा रखो, ये तो सारे तुम्हारे गोरे लोग हैं, ये तो अपने हिसाब से जांचेंगे, अपने हिसाब से रिपोर्ट दे देंगे। तो इसीलिए इसका विरोध हो रहा था। और याद रखिएगा एक प्रश्न बनेगा इसके ऊपर कि कौन वो नेता है जो साइमन के विरोध में जिनकी हत्या हो गई? वो थे लाला लाजपत राय। आप सभी जानते हैं शेरे पंजाब लाला लाजपत राय वो व्यक्ति हैं जिन्होंने साइमन कमीशन का बहुत तगड़ा विरोध किया था पंजाब में जब ये लाहौर पहुंचा, और उस दौरान उन्होंने भयंकर इसका विरोध किया। इस दौरान जब विरोध हो रहा था इसका तो लाठी चार्ज के आदेश दिए गए। कर जो वहां का पुलिस ऑफिसर था स्कॉट, उसने लाठी चार्ज के आदेश दिए, और उसी लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय क्या हो गए थे? घायल हो गए। तो आपसे पूछा जा सकता है कांग्रेस का वो वरिष्ठ नेता जो साइमन कमीशन के विरोध के दौरान अपने प्राण गंवा देता है, वो कौन थे? लाला लाजपत राय। 1928 की बात है, 17 नवंबर 1928 को वो चोटिल हो गए थे, और दिसंबर में उनकी डेथ, अक्टूबर में वो चोटिल हो गए थे 30-31 अक्टूबर को, और 17 नवंबर को उनकी डेथ हो गई। और इसी का बदला लिया गया, ये जो भगत सिंह थे, सुखदेव थे, इन्होंने बदला लिया दिसंबर में, ठीक एक महीने बाद 17 दिसंबर को उन्होंने सैंडर्स को मार दिया। आपने पढ़ा होगा सैंडर्स हत्याकांड, इसीलिए तो आगे भगत सिंह सुखदेव को और राजगुरु को फांसी हुई थी, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। तो सारी कहानी कहां से जुड़ी हुई है? तो ये हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, वो तो मैंने बता दिया क्योंकि मैं हिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, वरना तो मेरा काम पॉलिटी का है, पर मैंने इसलिए बता दिया कि आपके दिमाग में रहे। तो फरवरी में यह आयोग भारत पहुंचता है, इसका जबरदस्त विरोध हुआ। किसका विरोध हुआ?
साइमन कमीशन का। और जब साइमन का विरोध हुआ तो लॉर्ड बर्किनहेड ने हमें बोला कि तुम भारतीय ना कोई काम ढंग से नहीं करने देते, खुद ही डिमांड करते हो, खुद ही प्रोटेस्ट करते हो। है तुम्हारी हिम्मत, है तुम्हारी औकात, तो बनाओ एक ड्राफ्ट, संविधान का ड्राफ्ट तैयार करो। हम जो काम कर रहे हैं उसमें काम नहीं करने दे रहे हो, तुम्हारी खुद की हिम्मत है तो बनाओ। तो हमने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और हमने ऑल पार्टी मीट की, सारी पार्टियों को बुलाया उस समय, और एक कमेटी बनी, नेहरू कमेटी। क्या बनी? नेहरू कमेटी। और इस नेहरू कमेटी का गठन किया गया आनन फानन में, और इस नेहरू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी, जिसे हम बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं इसको। तो ये बहुत बड़ा कदम था संविधान की दिशा, उसमें दिशा में हमारा। 1928 में क्या है बच्चों? अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट आ गई। और इसके बाद हुआ था वो लाला लाजपत राय वाला मामला। वो अक्टूबर में चोटिल हुए थे, नवंबर में डेथ हुई थी, दिसंबर में सैंडर्स की हत्या हुई थी। तो ये 1928 का साल चल रहा था। तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई, जिसमें डोमिनेंट स्टेटस का हमने दर्जा मांगा। लेकिन मजाल है अंग्रेजों की, उन्होंने इस रिपोर्ट को घास ही नहीं डाला। वो तो अपने हिसाब से काम करेंगे। तो 1929 में हमने भी बोल दिया कि भाड़ में जाओ तुम, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा डोमिनियन, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। ये आपने पढ़ा होगा, 1929 का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज की मांग हो गई यहाँ पे। कहाँ हुई थी ये? लाहौर। याद है लाहौर अधिवेशन? और यहीं पर पहली बार फिर हमने क्या किया, अपना तिरंगा फहराया था 31 दिसंबर को। और 26 जनवरी 1930 को हमने सांकेतिक रूप से अपना स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस मनाया था। तो 1929 में क्या हुई थी? पूर्ण स्वराज की मांग हुई। तो ये सारी घटनाक्रम आपस में जुड़े हुए हैं। माने अभी तो हम संविधान की बात कर रहे थे, अभी हमने बोल दिया हमें कोई डोमिनियन अधिराज्य नहीं चाहिए, हमें पूर्ण राज्य, संप्रभु राज्य, ऐसा देश चाहिए। उसके बाद 1929 में ये मांग की, वो अंग्रेज वो भी कहां मानने, वो तो डोमिनियन नहीं दे रहे, ये देंगे पूर्ण। इसके बाद 1930, 1931 और 1932 में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। पढ़ा होगा आपने हिस्ट्री में, गोलमेज सम्मेलन। मैं जितनी भी घटनाक्रम बता रहा हूं याद रखना है सारा ये। गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 30, 31, 32। इसे बोलते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और आप सभी जानते हैं कांग्रेस पहले वाले गोलमेज सम्मेलन में गई नहीं, क्योंकि उस दौरान भारत में चल रहा था क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा हुई थी। दांडी यात्रा, दांडी मार्च। कब हुआ था दांडी यात्रा? मार्च का महीना था, 1930 का साल था, और तारीख थी 12 मार्च। साबरमती आश्रम से गांधी जी चल पड़े और 6 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया। उसी के साथ शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। याद है कि नहीं है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो कहाँ गांधी जी अपना लगे हुए हैं, अंग्रेज अपना लगे हुए हैं, बाकी पार्टी अपनी लगी हुई हैं, सब अपना अपना काम कर रहे थे। और इसलिए इतना सारा दिमाग में कैसे बैठा इंसान? माने अंग्रेज अपना वो गोलमेज सम्मेलन चला रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर वहां लंदन पहुंचे हुए हैं, गांधी जी का यहाँ आंदोलन चल रहा है, भगत सिंह सुखदेव अपना काम कर रहे हैं, किसी पे ट्रायल चल रहा है, किसी का नमक कानून चल रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है। एक टाइम पे बहुत सारी घटना हो रही। समझ रही है बात को? हाँ, ध्यान रखना है। तो 1930, 31, 32 में गोलमेज सम्मेलन हुए। इसमें पहले वाले में कांग्रेस नहीं गई, लास्ट वाले में कांग्रेस नहीं गई, दूसरे वाले में कांग्रेस गई। वो हिस्ट्री में पढ़ेंगे, अब गांधी अरविंद समझौता होता है तब कांग्रेस जाती है, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। लेकिन ये सारा पढ़ा क्यों रहे हैं? क्योंकि इसका जो पूरा रिपोर्ट निकलेगी ना, इधर साइमन 1930 में अपनी रिपोर्ट दे देगा, इधर नेहरू रिपोर्ट है, इधर जिन्ना की डिमांड होती है, गांधी जी की होती है, 14 पॉइंट डिमांड्स, 11 पॉइंट डिमांड्स, इन सब का निचोड़। माने ये सब समुद्र मंथन हो रहा है। समुद्र मंथन हुआ था ना देवताओं और दैत्यों के बीच में, उद्देश्य क्या था? अमृत प्राप्ति। यहां पर क्या है? ये सारे घटनाक्रम हो रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है कि भाई भारतीयों की मांग के अनुरूप बनाओगे क्या? और इसका, ये जितनी भी चीजें लिखाई, इसका सीधा सीधा निचोड़ निकला 1935 का भारत शासन
अधिनियम, तभी तो महत्वपूर्ण है भारत शासन अधिनियम। इसी अधिनियम से बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इसी अधिनियम से भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई इसकी स्थापना होती है। इसी अधिनियम से फेडरल कोर्ट, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उसकी स्थापना होती है। इसी अधिनियम से जो आपका यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, उसकी व्यवस्था थी। इसी अधिनियम से आपकी जो पावर होती है, रेजिडेंट पावर, उसकी व्यवस्था थी। जो संविधान में तमाम चीजें आप पढ़ेंगे, उसका जो बैकग्राउंड है वो ये कानून है, और इस कानून का बैकग्राउंड ये है, और इसका बैकग्राउंड ये है। सब चीजें आपस में जुड़ी हुई है। माने बिना हिस्ट्री के पॉलिटी की शुरुआत ही नहीं होगी। माने हिस्ट्री पता होनी चाहिए। तो ये आपने नोट कर लिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, और पूछूंगा मैं ये सारा आपको। ये हिस्ट्री भी है और ये पॉलिटी भी है। 1930 में पहला पहला गोलमेज सम्मेलन, 1931 में दूसरा। कांग्रेस पार्टिसिपेटेड इन ओनली सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, गांधी जी गए थे लंदन। और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन। क्वेश्चन आता है कौन व्यक्ति तीनों में शामिल था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन आएगा गांधी जी किस में शामिल थे? केवल दूसरे में। किसके बिहाफ पे? कांग्रेस के बिना। क्वेश्चन आएगा पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? 1929 में। कहां की गई? लाहौर में। कौन सा अधिवेशन था? लाहौर अधिवेशन। क्वेश्चन आएगा लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। माने 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद रखना है, और 1928 में मोतीलाल नेहरू। जो नेहरू रिपोर्ट वाले नेहरू हैं वो मोतीलाल नेहरू है, और जो पूर्ण स्वराज वाले नेहरू हैं वो जवाहरलाल नेहरू है। और दोनों बाप बेटे हैं, मोतीलाल नेहरू के बेटे हैं जवाहरलाल नेहरू। किस किस को यहां तक की बात समझ में आ गई पूरी, और दिमाग में बैठ गई, और रिवाइज कर लो तुरंत? ये नेहरू रिपोर्ट में भी मूल अधिकारों की बात की गई थी। आज हमारे संविधान में मूल अधिकार है कि नहीं है? 6 प्रकार के। तो 1927, 1928, 1929, 1930, 31, 32, और आप आखिर में लिख देंगे इन सब का निचोड़ निकलता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। इन सब का निचोड़ है 1935 का भारत शासन। और आज का संविधान उन 65% यहीं से प्रभावित है। माने सीधा कॉपी कर रखा है जो 1935 के दिन। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब इसके बाद फिर एक दूसरा दौर शुरू होता है। 1935 में क्या हुआ? कानून आ गया। अब 1935 में जब कानून आ गया, तो 1937, 1937 भारत में 1935 अधिनियम के तहत, कानून के तहत इलेक्शन हुए, चुनाव हुए। भारत में इलेक्शन कराए गए। और आपको पता है यूपी, तो हम तो यूपी में थे उस टाइम, उत्तराखंड का ये। आपको पता है पहला चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश का कब 1937 में बन गया था? उत्तर प्रदेश नहीं, उस टाइम वो होगा यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत। कौन थे वो? पंडित गोविंद वल्लभ पंत, जीबी पंत, जिनके नाम पे यूनिवर्सिटी है। 1935 में, 37 में बन गए थे सीएम। वो भी उधर पहाड़ के थे। पहला सीएम जो था यूपी को मिला, वो भी एक पहाड़ी था। सोचो, गोविंद वल्लभ पंत, 1937। और कई ये जेल भी गए कई बार, और नेहरू जी की सरकार में मंत्री भी थे। गोविंद वल्लभ पंत बहुत बड़ा नाम था। तो याद रखना 1937 में क्या हुए? प्रांतीय चुनाव कराए गए। क्या कराए गए? प्रांतीय चुनाव कौन से कानून के तहत कराए गए? 1935 के। वेरी गुड मैडम, 1935 के अधिनियम के तहत। अब 1937 में चुनाव हुए। फिर 1938, 1939, वो हिस्ट्री में पढ़ेंगे आप। हरिपुरा अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन। कांग्रेस में एक बार फिर गांधी जी और इसमें
नेताजी में बनती नहीं है, गांधी जी और नेताजी के बीच विवाद होता है, नेताजी अलग हो जाते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं, तमाम चीजें होंगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि 1939 में बच्चों, आप सभी जानते हैं क्या हुआ, बहुत बड़ी घटना है, विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। विश्व युद्ध, द्वितीय, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है, शुरू हो गया। और जैसे ही विश्व युद्ध शुरू हुआ, 1 सितंबर 1939, 1 सितंबर 1939, जब जर्मनी पोलैंड पे हमला कर देता है, और पोलैंड की संधि थी फ्रांस के साथ, और फ्रांस की संधि थी ब्रिटेन के साथ, सारे देश पोलैंड की मदद के लिए आ जाते हैं। और ब्रिटेन घोषणा कर देता है कि भारत भी इस युद्ध में शामिल है। जबकि भारत में प्रांतीय सरकारें काम कर रही थी, इनसे पूछा नहीं जाता, सीधा भारत में ब्रिटिश हुकूमत घोषणा कर देती है, और इंग्लैंड में बैठी हुई, कि भारत इस युद्ध में शामिल है। हम बोलते हैं, एक बात सुनो अंग्रेज, तुमने हमसे पूछा हम कैसे शामिल है? हमसे तुमने कुछ पूछा ही नहीं, ये हमारी सरकारें हैं, तुमने हमसे राय ली, कोई वोटिंग हुई? माने हमें गुलाम समझते हैं और हम गुलाम ही थे, हमसे कुछ पूछा ही नहीं। तो फिर इन सरकारों का क्या मतलब, ये नाटक क्यों? तुरंत कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। सारी सरकारें 1939 आते आते गिर गई, कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया इस्तीफा? विरोध में। माने हमसे पूछा ही नहीं, नाम नाम के लिए हम सरकार। हमसे पूछते तो कि हम युद्ध में है नहीं है, मामला तुम्हारा है, तुम जा रहे हो पोलैंड की मदद के लिए, हमें क्यों घसीट रहे हो? लेकिन अंग्रेजों ने हमें, क्योंकि हम कॉलोनी थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इंडिया को भी डिक्लेयर कर दिया। तो 1937 में चुनाव हुए, 1939 आते आते वो सरकारें भी गिर गई, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और इसके बाद कांग्रेस एकदम गुस्से के मोड में आ गई, माने वो ब्रिटिश सरकार से नाराज है। लेकिन ब्रिटेन को पता था बिना भारतीयों के सहयोग के तो वो युद्ध जीत नहीं सकते। अब उन्होंने हमें मनाना शुरू किया। यहां से शुरू होता है संविधान का दूसरा। 1940 में लॉर्ड लिन लिथ गो यहां पर लेके आते हैं, वेरी गुड, सही बोला आपने, अगस्त प्रस्ताव। क्या लेके आते हैं? अगस्त प्रस्ताव। प्रस्ताव समझ रहे हो? ये प्रपोजल ला रहे हैं, अरे भारतीयों मान जाओ मान जाओ, जरा हमारा सहयोग करो, युद्ध चल रहा है, अभी नाटक मत दिखाओ, अभी गुस्सा मत हो हम पे, हमारा सहयोग करो, एक बार हमें युद्ध जीत जाने दो, उसके बाद तुम जो मांगोगे तुम्हें देंगे। और हमें पता है ये बहुत अंग्रेज चालाक चीज है, इन्होंने हमारा बेवकूफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी बनाया, बोला तुम्हें ये देंगे वो देंगे, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे। दिया क्या हमें? रोलट एक्ट, जिससे जलियांवाला बाग कांड हो गया। तो अंग्रेजों पे तो अब, एक बार कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो कई चीज तो पहले भी दोहराई गई, अब अंग्रेजों के ऊपर हमें विश्वास न रहा, हमने कहा हम नहीं मानते तुम्हारी बात, भाड़ में जाए तुम्हारा अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव हो गया फेल। तो अब अंग्रेज भी देख रहे थे कैसे वर्ल्ड वॉर में तस्वीर बदलती है। लेकिन जापान हो गया भयंकर, जापान ने अंग्रेजों का वो हाल कर दिया, उनकी हालत खराब हो गई। 1942 में आनंद फानन में भारत में भेजा गया क्रिप्स मिशन, मनाओ भाई भारतीयों को, इनके तो बिना हम जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि लोग तो हमारे भेजे जाते थे युद्ध में। आज भी सबसे बड़ी पॉपुलेशन हमारी है, उस समय भी बड़ी पॉपुलेशन होती थी भारतीयों। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन भेजा गया। क्रिप्स मिशन को लेकर भी गांधी जी का अलग विचार, जिन्ना का अलग। और अब जिन्ना को तो 1940 से भाड़ में जाए वर्ल्ड वॉर, भाड़ में जाए भारत की आजादी, जिन्ना को तो चाहिए पाकिस्तान। माने सबका अलग ड्रामा चल रहा था, किसी को पाकिस्तान चाहिए, किसी को युद्ध में सहयोग चाहिए, किसी को भारत की स्वतंत्रता चाहिए, किसी को दलितों का अधिकार चाहिए, राजाओं को अपना अधिकार चाहिए कि उनका राजपाट ना छिन जाए। इस हिंदुस्तान में हर कोई अपने अपने हिसाब से लगा हुआ था। आज भी वही हालात है। आज कौन सा हालात बदल गए? तुम्हें नौकरी चाहिए, गरीब को भोजन चाहिए, किसी को आईफोन चाहिए, किसी को कार चाहिए, किसी को राजनीतिक शक्ति चाहिए, किसी को अपना बिजनेस धंधा बढ़ाना है वो चाहिए, सबको अपना अपना। तो यहां पर 1942 में आया क्रिप्स मिशन। क्या है 1942 में? क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया। इसके बाद कई दौर की बातें चलती रही, 1943 44, लेकिन तब आते आते ये कमजोर पड़ने लगा था। कौन? जापान। लेकिन ताकत थी उसमें बहुत।
लेकिन 1945 में जब अमेरिका ने उसकी कमर तोड़ दी, हिरोशिमा नागासाकी में बम पड़े, एटम बॉम्ब पहली बार 1945 में एटॉमिक परीक्षण हुआ और उसका सीधा प्रयोग कर दिया गया जापान के दो शहर। उसके बाद जापान टूट गया। जापान क्या टूटा, तो एक तरीके से आजाद हिंद फौज भी टूट गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमय परिस्थितियों में वो गायब ही हो गए, या दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 उनकी डेथ हो गई, वो आज तक नहीं पता। तो 42 के बाद का दौर आप समझ रहे हैं। ब्रिटेन में सरकार चेंज हो गई है, क्लेमेंट एटली आ गए हैं, चुनाव हो गए। क्लेमेंट एटली पहले कौन थे, विंस्टन चर्चिल। और ये दौर आएगा 1946। अब अंग्रेजों को पता है ड्रामा बहुत हो गया है, 4 साल और हो गए, अब भारत को आजाद करने का टाइम आ ही रहा है, अब ज्यादा भारत को संभाल सकते नहीं। तो 1946 में आता है बच्चों कैबिनेट मिशन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी? इसके तहत भारत में चुनाव होंगे। आजादी से पहले हो रहा है चुनाव, इससे पहले चुनाव कब हुआ था? 1937 में। 37 के बाद चुनाव ही नहीं हो पा रहा क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा है। अब चुनाव हो रहा है 46 में। कैबिनेट मिशन योजना, इसमें 3 लोग आए जिनको पूछा जाता है परीक्षाओं में। 3 लोग आए थे कैबिनेट मिशन प्लान में, कौन बताएगा ऑनलाइन? हाउ मेनी पीपल केम इन कैबिनेट मिशन प्लान? हाँ, ठीक बोल रहे हो। इसमें आए 3 लोग। सर पैथिक लॉरेंस, लॉरेंस बिस्नोई कौन कर रहा है? पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस। स्टेफर्ड क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। 3 लोग आए थे, नाम याद रखने हैं, पूछूंगा मैं कल। सर पैथिक लॉरेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, पैथिक लॉरेंस। दूसरा है वही क्रिप्स वाला जो पहले भी आए थे 4 साल पहले, स्टीफेंड क्रिप्स। और तीसरे कौन है? एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर। तो 1946 में आता है कैबिनेट मिशन प्लान। और इस कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही भारत में चुनाव होंगे, प्रांतीय चुनाव होंगे। उसके तहत अब आगे चल के संविधान सभा का निर्माण होगा, अप्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव होगा, और संविधान सभा का गठन होगा। तो 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में संविधान सभा का गठन होगा। और यही संविधान सभा, यहां तक लिख लिया ने? माने हाँ, अध्यक्ष माने जो काउंसिल को हेड कर रहा है। और सचिव कौन है? ये जो व्यक्ति है ना पैथिक लॉरेंस, ये भारत सचिव है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। माने एक बात समझो, 1858 के बाद ना बेटा, 2 व्यवस्था हो गई थी। पहले एक पद आता था गवर्नर जनरल का। गवर्नर जनरल, कुछ टीचर्स और कुछ किताबें बोलेंगे कि गवर्नर जनरल का पद खत्म हो गया, ये बात गलत है। जबकि गवर्नर जनरल के पद के साथ एक और जोड़ दिया गया, वॉइस रॉय। माने अब आप गवर्नर जनरल कम देखोगे, इसे लिखोगे वॉइस रॉय। कुछ टीचर ऐसे भी बोल सकते हैं कि गवर्नर जनरल की जगह वॉइस रॉय का पद डाला गया। अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो भी वो गलत नहीं है। पर पूरी सही बात क्या है कि गवर्नर जनरल के डेजिग्नेशन को बदल दिया गया, किससे? वॉइस रॉय। क्या पद दे दिया गया? वॉइस रॉय। तो अब हम वॉइस रॉय शब्द यूज करते हैं। 1858 में लॉर्ड कैनिंग पहले वाइस रॉय बने। क्या बने थे? पहले लॉर्ड कैनिंग। लेकिन ये वॉइस रॉय बैठता कहां था? ये बैठता था पहले कलकत्ता में, क्योंकि भारत की राजधानी पहले कलकत्ता थी, फोर्ट विलियम। और उसके बाद ये बैठने लगा नई दिल्ली में। कहा बैठने लगा? वॉइस रॉय को ऐसे समझ लो जैसे आज भारत का राष्ट्रपति। ठीक। ये अंग्रेजों का भारत में सबसे बड़ा अधिकारी है। भारत में जो कुछ भी हो रहा है, 5-5 साल के लिए आते थे जनरली, है कोई ज्यादा भी चल जाता था। भारत में जितने भी काम हो रहे हैं अंग्रेजों के, उनका जवाबदेही अगर अंग्रेजी सरकार पूछेगी तो किससे पूछेगी? वॉइस रॉय। तो ये तो बैठता है भारत में, वॉइस रॉय। लेकिन इसका एक ठीक इसी के जैसा व्यक्ति, मानो इसकी परछाई, वो होता है भारत सचिव। वो कौन होता है? वो बैठता था लंदन में। और ये पद आया 1858।
माने 1858 से दो पद बनाए गए। जो भारत में रहेगा उसको बोलेंगे वॉइस रॉय, जो लंदन में रहेगा उसका नाम होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। वो लंदन में बैठ के भारत के मामलों को देखेगा और वो सीधा वॉइस रॉय के साथ कांटेक्ट में रहेगा कि तुम क्या कर रहे हो। तो उसे, और वैसे ही पद पर था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसको मैं बोल रहा हूँ पैट्रिक लॉरेंस। माने वो लंदन में एक अलग से मंत्रालय बना हुआ है जिसे बोलते हैं भारत मंत्रालय, और वो भारत के मामलों को देखता था। वो होता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और जो भारत में रह के भारत का काम देखता था वो होता था वॉइस रॉय। और दोनों हैं तो लिंक में आपस में, यहां से उसको रिपोर्ट जाएगी फिर वहां से वो पार्लियामेंट जाएगी। इस तरह से काम चलता था। तो ये हो गया। ठीक, और अध्यक्ष का मतलब हो गया चेयरमैन, जो कोई कैबिनेट मिशन है तो उसका चेयरमैन, माने क्रिप्स क्रिप्स मिशन का और इस काउंसिल का। हाँ, मतलब उसको चेयर कर रहा है, चेयर कर रहा है। तो आ गई बात समझ में। तो ये है, आपको ध्यान रखना है। तो 1946 में क्या हुआ, कैबिनेट मिशन प्लान आया। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भारत में चुनाव हुए, चुनाव के तहत यहाँ पे संविधान सभा बनी। तो 1946 के नवंबर में भारत में संविधान सभा अरेंज हो जाती और 9 दिसंबर से काम करना शुरू कर देती। ठीक, तो ये बोलते हैं हम वर्ष 1946 भारतीय संविधान का आधार वर्ष। भारतीय संविधान का आधार वर्ष क्या है, 1946। क्योंकि लिख देंगे 1946 इज द बेस ईयर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेस ईयर ऑफ इंडियन। अब आपको मैंने जो शुरू से सारी बातें बताई, 5 मिनट शांति से बिना कोई आवाज के आप उसको रिवाइज कीजिए, और ये देखिए आपके दिमाग में कितनी बातें बैठ गई हैं और कितनी बातें ओझल हो रही हैं दिमाग से, ताकि वो याद हो जाए आपको धीरे धीरे। चलिए 5 मिनट शांति से, किसी की आवाज ना है। तो भारतीय संविधान का आधार वर्ष क्या है, 1946। क्रिप्स मिशन कब आया, 1942। भारतीयों ने खुद अपने आप संविधान का मसौदा कब तैयार करके दे दिया, 28 नेहरू रिपोर्ट में। नेहरू रिपोर्ट हमारे, अंग्रेजों ने पहली बार ये कब माना कि भारत के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ऑफिशियली कब माना, 1940 अगस्त प्रस्ताव। प्रश्न बनते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, संविधान सभा का गठन किस आयोग की सिफारिश पर हुआ, कैबिनेट मिशन योजना।
कब की है वो? 1946। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1914 से 1918। 1914 से 19। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1939 से 1945। 1939 से 1945। रेगुलेटिंग अधिनियम कब आया था? 1773 में। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में। एक बार के पीसीएस में आपका ये क्वेश्चन आ रखा है, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784 में। ठीक है। सेटलमेंट एक्ट 81 में। 1781 में अलग अलग का। मॉर्ले मिंटो सुधार कब आए? 1909 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कब आए? 1919 में। तो अलग अलग समय पे अलग अलग कानून है, याद रखना है। जितना ज्यादा बार बार रटते रहोगे, याद करते रहोगे, पढ़ते रहोगे तो दिमाग में बैठेगा, वरना स्लिप हो जाएगा। और अगर अभी ऐसे करोगे ऊपर ऊपर तो परीक्षा हॉल में भूल जाओगे। इसलिए दिमाग में बिठा लो बातों ढंग से। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है। तो 1946 में ये संविधान सभा का गठन हो जाता है। और अब संविधान सभा काम करना शुरू कर देगी दिसंबर 1946 से। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो संविधान सभा है, इसका गठन होता है नवंबर 1946 में। अब ये काम करेगी लगातार। आप जानते हैं इसने 3 साल तक लगभग मेहनत की, माने 2 साल 11 महीने 18 दिन। और इस संविधान सभा ने अपना कार्य पूर्ण किया। माने संविधान बनाने का काम पूरा हो गया। कब हो गया? वो भी साल था नवंबर 1949। माने नवंबर ही इंपॉर्टेंट। 26 नवंबर 1949 को इस संविधान सभा का काम पूरा हो गया। इसने संविधान को उसी दिन आत्मार्पित कर दिया, अंगीकृत कर लिया, अधिनियमित कर लिया। यानी गठन भी हो गया और कार्य भी इसका क्या हो गया? पूर्ण हो गया। तो 3 साल हो गए, नवंबर 46 से लेकर नवंबर 1939। तो ये तो बोलते हैं लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन, माने 3 साल का समय लग गया। और ये संविधान बन के हमारा क्या हो गया? तैयार हो गया। अब इस संविधान सभा को ही हम भारत की अंतरिम संसद के रूप में भी देखते हैं। ये संविधान सभा भारत की अंतरिम संसद के रूप में भी काम कर रही थी। माने कल हम पढ़ेंगे कि संविधान सभा दो दो भूमिका में थी। एक तो संविधान निर्माण का काम करना था उसको, और एक संसद के रूप में भी तो काम कर रही थी, क्योंकि अभी संसद थोड़ा ही है देश में। अंग्रेज तो चले गए 1947 में। देश में कोई कानून बनाना है, कोई हमें एकदम से कानून चाहिए, कौन बनाएगा? अंग्रेज थोड़ा बनाएंगे अब। अंग्रेज तो चले गए। देश में अभी चुनाव हुए नहीं प्रॉपर, क्योंकि संविधान बन रहा है अभी। तो लोकसभा तो अभी आएगी नहीं। अरे लोकसभा आ जाएगी क्या अभी 1946-47 में? अभी तो संविधान ही बन रहा है, तो किसको पता संसद के अंदर लोकसभा भी होगी। तो देश चल कैसे रहा है? देश को चला रही है कौन? संविधान सभा। संविधान सभा दो रूप में काम कर रही थी। संविधान बनाने का काम भी कर रही थी और देश को चलाने का काम भी कर रही थी। तो 1948 में, 1939 में, 1950 में जो कानून वानून बन रहे थे, वो सब बनाने का काम कौन कर रही थी? संविधान सभा। जो अंतरिम संसद बोल दी मैंने, उस समय कोई लोकसभा नहीं, कोई राज्यसभा नहीं। वही सारे लोग बैठ जाते थे और वो संसद के रूप में तमाम चीजों के ऊपर निष्कर्ष लेते थे। कानून तो जो कानून चल रहा था वो चला कौन सा रहे थे? कानून तो अभी वही चल रहा है। कौन सा? 1935 का एक्ट। भारत आजाद हो गया है, लेकिन संसद ने अभी, मतलब हमारा कोई संविधान थोड़ा बना, अभी अभी बनने की प्रक्रिया में है। तो देश चल किस कानून से रहा है? 1935 के अधिनियम। लेकिन जैसे ही आता है 26 नवंबर 1949, तो हमारा संविधान बन के लागू हो गया।
और इसके कुछ प्रावधान उसी दिन लागू कर दिए गए, बाकी संविधान रोक दिया गया। और फिर आया 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 से देश का संविधान लागू हो गया। फिर ये अधिनियम 1935-35 वाला खत्म। उसकी जगह अब आ गया 1935 के अधिनियम की जगह भारत का संविधान और वही संविधान अभी तक चल रहा है। ठीक है, तो वो संविधान कैसे आया, क्या आया, ये मैंने आपको सारी बात यहां पर बता दी। ठीक, तो कल हम पढ़ेंगे संविधान क्या होता है, संविधान कितने प्रकार के होते हैं, भारत की संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, कब हुआ। ठीक है, ये सब हम कल पढ़ेंगे। अब लिखिए जरा क्वेश्चन आज के पहला प्रश्न। स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। हु वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्र ध्वज तिरंगा किसके द्वारा डिजाइन किया गया है। भारतीय राष्ट्र ध्वज तिरंगा, ट्राई कलर नेशनल फ्लैग तिरंगा वॉज डिजाइंड बाय होम। भारतीय राष्ट्र ध्वज तिरंगा किसके द्वारा निर्मित है, किस द्वारा डिजाइंड है। प्रश्न संख्या 3, भारतीय राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया एवं इसके रचनाकार कौन हैं। इंडियन नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, भारतीय राष्ट्रगीत वंदे मातरम is taken from which novel and who was its composer, who was its composer, इसके निर्माता कौन है, रचयिता कौन है। who was the composer of national song and from where it taken, कहां से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। Who was the first president of independent? Last question. Who was the who was the prime minister of Britain during
हाँ, भारत के, स्वतंत्र भारत के क्या, स्वतंत्र भारत के समय ब्रिटिश पीएम कौन थे भारत की स्वतंत्रता के समय? ठीक है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश पीएम कौन थे? हु वाज द ब्रिटिश पीएम ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस? गॉट इट? चलिए आंसर कीजिए सभी लोग। कर लिया बेटा, वेरी गुड। पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के क्या, अंतिम। देखो, भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ तो वॉइसरॉय का पद खत्म हो गया रात 12 बजे, और वॉइसरॉय की जगह पद बन गया किसका? गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल के पद पर आ गए लॉर्ड माउंटबेटन। 12 बजे से ठीक 1 सेकंड तक पहले, 11:59 तक ये थे वॉइसरॉय। लेकिन 12 बजे जैसे घड़ी के रात को 12 बजते हैं तो अगला दिन लग जाता है, 15 अगस्त लगा, वॉइसरॉय का पद खत्म। क्योंकि वॉइसरॉय प्रतिनिधि होता था ब्रिटिश ताज का, ब्रिटिश ताज का शासन खत्म, भारत आजाद हो गया है। तो भारत में आजाद तो हो गया, पर राष्ट्रपति का पद अभी संविधान तो लागू हुआ नहीं है। तो वो पावर, वो पद का नाम क्या बन गया? गवर्नर जनरल। क्या बन गया? गवर्नर। तो गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंट बेटन। लॉर्ड माउंट बेटन, विलियम नहीं है, लॉर्ड लुई माउंट बेटन है इनका नाम। ठीक है ना? हाँ। तो ये माउंट बेटन बन गए भारत के क्या? गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के। और ये अंतिम वॉइस रॉय भी थे ब्रिटिश भारत के। मैंने कहा ना 12 बजे से पहले वॉइस रॉय थे, तब ब्रिटिश भारत था, और 12 बजे हो गया स्वतंत्र भारत। तो स्वतंत्र भारत के बन गए गवर्नर जनरल। फिर ये रहे 1947 से 1948 तक। 48 में चलेगा इंग्लैंड। लेकिन अभी भी हमारा संविधान तो बना नहीं है, हमारा संविधान तो अभी टाइम है बनने में। तो गवर्नर जनरल कौन बनेगा? तो अब आया एक भारतीय, चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। ये बने 1948 में भारत के गवर्नर जनरल। तो ये भारतीय है ना, ये पहले भी है, और इनके बाद कोई गवर्नर जनरल नहीं बना। 1950 तक यही रहे। आगे चल के बात चल रही थी, क्योंकि अब गवर्नर जनरल की पोस्ट को चेंज किया जाएगा और राष्ट्रपति का पद आएगा। आगे चल के बात चल रही थी, और नेहरू जी तो जुगाड़ में थे, इनको बना दिया ये नेहरू जी के समधी थे ना, ये नेहरू जी के समधी थे। समधी समझते हो ना, समधी समधन। तो नेहरू जी चाह रहे थे इनको बना दिया जाए क्या, क्या बना दिया जाए? राष्ट्रपति। माने गवर्नर जनरल की जगह पोस्ट किस चीज की आएगी? नेहरू जी इनको राष्ट्रपति बनाने के चक्कर में थे। लेकिन संविधान सभा के ज्यादातर लोगों ने कहा नहीं भाई, संविधान सभा को लीड किया राजेंद्र प्रसाद ने। पिछले 3 साल से वो संविधान सभा के मुख्य बने रहे। तो बनना चाहिए किसको? तो बनाया गया किसको? राजेंद्र प्रसाद। किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बन जाते। फिर 52 में पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव होता है, दोबारा वो खड़े होते हैं, वो जीत जाते हैं। 57 तक रहे वो। 57 में फिर लफड़ा हो रहा था, नेहरू जी नहीं चाह रहे थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। नेहरू जी और राजेंद्र प्रसाद की कुछ कुछ बातों में मतभेद रहता था। उस टाइम नेहरू जी चाह रहे थे कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने। वो अपना पर्चा फाइल करने जाते इससे पहले ही ज्यादातर लोग किसके पक्ष में थे? राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद दोबारा 57 में पर्चा भरते हैं और दोबारा जीत जाते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति रहते हैं। फिर 1962 में तो दोबारा चुनाव हुआ राष्ट्रपति का। अब राजेंद्र प्रसाद बूढ़े भी हो गए थे, उन्होंने कहा अब मैं नहीं लड़ता। तब इस साल कौन बना? सर्वपल्ली, जिनके नाम पे आप टीचर्स डे मनाते हैं 5 सितंबर, उनका बर्थडे आता है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ध्यान रखना है, ठीक है? तो वो
पहले जब राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे तो ये उपराष्ट्रपति थे, फिर बाद में ये उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बन गए। आ गई बात समझ में? समझ में आ रही है बात? ये बात ध्यान रखनी है। प्रश्न संख्या 2, बोलो। हाँ, पिंगाली वेंकैया, ये भी बड़े गांधीवादी थे, गांधी जी के बहुत अच्छे मित्र थे पिंगाली वेंकैया। इनके द्वारा भारतीय राष्ट्रध्वज तिरंगा, तिरंगा जो हमारा तिरंगा है, वो तिरंगा इनके द्वारा डिजाइन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, किस उपन्यास से लिया गया है? बहुत बढ़िया, बहुत फेमस, आनंद मठ। इन्होंने गीत लिखा है वंदे, भारत माता की पहली पिक्चर भी बनाई थी बाद में 1905 में अविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। तो वंदे माता, ये कौन व्यक्ति है? बंकिम चंद्र चटर्जी, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, है ना? तो बंकिम चंद्र, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो अभी बताया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके नाम पे एक रिकॉर्ड है कि इनके बराबर कार्यकाल किसी राष्ट्रपति का नहीं हुआ है। ये 1950 से 52 पहली बार राष्ट्रपति रहे, 1952 से 57 पहली बार निर्वाचित होकर राष्ट्रपति रहे, 1957 से 1962 दूसरी बार निर्वाचित, 5 और 5 10 और 2 12, 12 साल तक ये देश के राष्ट्रपति रहे। 12 साल तक कौन रहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखेंगे, बिहार से आते थे। कहां से आते थे? बिहार से। बहुत बड़े विद्वान थे, वकील थे बहुत बड़े। पांचवा प्रश्न, हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लॉर्ड, मतलब लॉर्ड लगा रहा हूं मैं, क्लेमेंट, आधा ल है, एटली, क्लेमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर थे। और जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर थे। और जब 1857 की क्रांति हुई थी तब पामस्टन प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, फिर आपको काफी जानकारी आज दी गई, बड़े लेवल पर आपने बहुत सारे फैक्ट को कवर कर लिया आज। लेकिन ये ना हो बच्चों कि आपको कल याद ही ना हो। ये सारी बातें आपको याद रहनी चाहिए कल तक। अभी आप तुरंत क्लास के बाद इसको रिवाइज करेंगे और अपने दिमाग में बिठा के रखेंगे चीजों को। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी ध्यान दीजिएगा, विशेषकर जो बातें बताई जा रही है आपको ध्यान रखनी है, तभी पढ़ने का मतलब है कोई भी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इसको, मिलेंगे आपसे कल। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गॉड ब्लेस यू ऑल।